हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे 8 क्लास की पर्सनालिटी 4.2 से स्टार्ट। ओके, तो चलिए करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट क्या है, पहिए को घुमाना, ठीक है। दूसरा क्या है, दो सिक्कों को एक साथ उछालना। हमें क्या दे दिया यहाँ पर, ये क्या दे रखा है, एक पहिया दे रखा है, ठीक है। अब हमें बताना है यहाँ पर संभावित परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक पहिया है, ठीक है। पहले करते हैं इसका ए पार्ट। तो पहिए को हम इस प्रकार घुमाएंगे तो घुमाने पर कौन कौन से संभावित परिणाम आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये सुई है, ये क्या है, बी पर है, ठीक है। अब इस पहिए को हम घुमाएंगे तो कभी तो ये बी पर आके रुकेगा, मतलब इसकी सुई बी पर ठहरेगी, ठीक है। कभी सी पर भी ठहर सकती है और कभी डी पर भी ठहर सकती है और कभी ए पर भी ठहर सकती है। मतलब इस पहिए को हम घुमा करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इसकी सुई, इसमें जितने हमें दे रखी है ये संभावित परिणाम है सभी, मतलब ए बी सी और डी, ठीक है। इन सभी पर यह रुक सकता है आकर के, ठीक है। इसकी सुई बी पर हो सकती है, ये बी पर दे रखी है, फिर से घुमाएंगे तो सी पर भी आ सकती है, फिर घुमाएंगे रुकेगा तो डी पर आ सकती है, मतलब ये कहीं पर भी रुक सकती है। तो ये जो ए बी सी डी जितने भी है ये सभी क्या हो सकते हैं, यहाँ पर संभावित परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। तो जो ए है ये 2 बार दे रखा है हमें, तो एक ही बार आएगा संभावित परिणाम, ठीक है। दोनों बार मतलब इस बार इस ए पर ठहर गई, दूसरी बार घुमाया फिर इस ए पर ठहर गई, तो है तो ए ही, ठीक है। तो इसका संभावित परिणाम क्या होंगे यहाँ पर, ए बी सी और डी, ये सभी क्या हो गए, संभावित परिणाम हो गए। यही हमें लिखना है कि एक पहिए को घुमाने पर संभावित परिणाम। तो चलिए लिखेंगे कि पहिए को घुमाने पर, पहिए को घुमाने पर संभावित परिणाम, पहिए को घुमाने पर संभावित परिणाम परिणाम कौन कौन से होंगे, ए बी सी और डी, यही होंगे। ए 2 बार है तो एक ही बार आएगा लिखने में, ठीक है। तो ए बी सी और डी देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गए पहिए को घुमाने पर संभावित परिणाम, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये बताना है कि पहिए को घुमाएंगे तो संभावित परिणाम कौन कौन से होंगे। मतलब ये कहाँ पर इसकी ये जो सुई बी की तरफ दे रखे में, ये कभी सी पर भी रुक सकता है, कभी डी पर रुक सकता है, कभी ए पर रुक सकता है, यही होगा संभावित परिणाम, ठीक है। बी पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। तो बी पार्ट में हमें क्या बताना है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालना, मतलब हमने 2 सिक्के ले लिए, ठीक है, उनको हम एक साथ उछालेंगे। तो 2 सिक्के हैं, अब इन दोनों सिक्कों को, एक तो हेड है, ठीक है, दूसरा टेल है। अब हमने इन दोनों सिक्कों को उछाल दिया, ठीक है। उछालने के बाद एक पर हो सकता है हेड आए, दूसरे पर टेल आए। संभावित परिणाम क्या होगा, एक सिक्के पर मतलब हेड आ गया, दूसरे पर टेल आ गया। हो सकता है कि दोनों ही सिक्कों पर हेड आ जाए। अब 2 सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं तो दोनों पर भी हेड आ सकता है कि नहीं। 2 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो हो सकता है दोनों ही सिक्कों पर टेल आ जाए, आ सकता है कि नहीं आ सकता है। या फिर दोनों सिक्कों को एक साथ उछाल लें तो पहले पर मतलब टेल आ गया और दूसरे पर हेड आ गया, ये भी हो सकता है, हो सकता है। तो जब 2 सिक्कों को हम एक साथ उछालेंगे तो संभावित परिणाम कौन कौन से होंगे, या तो हो सकता है मतलब हेड टेल आ जाए, या हेड हेड आ जाए दोनों पर, या फिर टेल टेल आ जाए, या फिर पहले पर हेड आ जाए दूसरे पर टेल आ जाए। हो सकता है पहले पर हेड आ जाए दूसरे पर टेल आ जाए। मतलब इन चारों के अलावा और कोई भी संभावित परिणाम नहीं आ सकता जब 2 सिक्कों को हम एक साथ उछालेंगे, ठीक है।
तो दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम जो आएंगे वो हमें यहाँ पर लिखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब आप लिख दो कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम कौन कौन से होंगे। हो सकता है दोनों ही बार हेड आ जाए, दो सिक्कों को हम एक साथ फेंकेंगे, ठीक है, तो हो सकता है दोनों ही सिक्कों पर हेड आ गया, ठीक है, हो सकता है दोनों ही सिक्कों पर टेल आ गया, ये भी आ सकता है। हो सकता है पहले पर हेड आ गया दूसरे पर टेल आ गया, या फिर पहले सिक्के पर टेल आ गया दूसरे पर हेड आ गया। मतलब जब दो सिक्कों को एक साथ हम उछालेंगे तो संभावित परिणाम यही मिलेंगे आपको देखने को, ठीक है। इन चारों के अलावा और कोई भी संभावित परिणाम नहीं बन सकता। तो आप लिख दो कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम ये होंगे, ठीक है, परिणाम देखने को मिलेंगे। आया समझ में? बस हमें खाली ये परिणाम बताने हैं जो संभावित परिणाम बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं हम इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, जब एक पासे को फेंका जाता है, पासा किस प्रकार का होता है आप लोग जानते होंगे। पासा जो होता है उस पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होते हैं, ठीक है। तो जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। अब इसके दो पार्ट है इसमें, ठीक है, एक पहला और दूसरा, ठीक है। पहले के फिर दो पार्ट है ए और बी, मतलब पहला जो क्वेश्चन है इसमें दो पार्ट है ए और बी। तो इसमें क्या पूछ रखा है, एक अभाज्य संख्या, मतलब पासे को हम फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या होने के परिणाम, ठीक है, और एक अभाज्य संख्या नहीं होने के संभावित परिणाम, ये हमें यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसका पहला पार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब एक पासे को हम फेंकते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक पासे को फेंकने पर संभावित परिणाम कौन कौन से आते हैं। तो एक पासे को फेंकने पर संभावित परिणाम, या एक पासे को फेंकने पर अनुकूल परिणाम, ठीक है, फेंकने पर अनुकूल परिणाम निम्न हो सकते हैं। तो एक पासे को हम फेंकेंगे तो अनुकूल परिणाम कौन कौन से आएंगे। एक पासे को फेंकने पर एक जो पासा होता है उस पर 1 से लेकर 6 तक संख्या अंकित की हुई होती है, ठीक है। तो उसमें परिणाम कौन कौन से होते हैं, अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो एक पासे को फेंकने पर अनुकूल परिणाम निम्न हो सकते हैं। तो एक पासे को हम फेंकेंगे तो ये सभी क्या हो सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक के परिणाम, संभावित परिणाम हो सकते हैं उस पर, ठीक है। तो इसका है जो ए पार्ट, इसको हम सोल्व करेंगे। तो ए पार्ट क्या है, एक अभाज्य संख्या, मतलब एक अभाज्य संख्या घटित होने के परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं। तो जो पासा होता है 1 से 6 तक अंक है इस पर, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि जो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो खुद से और 1 से ही विभाजित हो, उसके अलावा तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती। तो कौन कौन सी संख्या ऐसी, एक तो 2 है, 3 है और 5 है। 2 3 और 5 क्या है, यहाँ पर अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो आप लिखोगे कि एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम
एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे? अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? यहाँ पर 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, तो एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम 2, 3, 5 है। ठीक है, दूसरा है एक अभाज्य संख्या नहीं होने के। अब हमें बताना है कि ये जो पासा है इसमें इतने अंक है। ठीक है, ये संख्याएं अंकित की हुई है 1 से 6 तक। तो 1 से 6 तक की जो संख्या है उनमें अभाज्य संख्या तो ये हो गई, ये तो हो गई अभाज्य संख्या के संभावित परिणाम। अब हमें बताना है अभाज्य संख्या नहीं होने के, इसमें तो पूछ रखा है पहले में अभाज्य संख्या, मतलब एक अभाज्य संख्या होने के परिणाम। ठीक है, और दूसरे में पूछ रखा है एक अभाज्य संख्या नहीं होने के अनुकूल परिणाम। तो अब हम लिखेंगे इसका बी पार्ट, एक अभाज्य संख्या नहीं के अनुकूल परिणाम, नहीं के अनुकूल परिणाम, एक अभाज्य संख्या नहीं के अनुकूल परिणाम मतलब अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए अभाज्य संख्या के अलावा। ठीक है, तो पहले में तो सभी अभाज्य संख्या थी, अब दूसरे में हमें जो अभाज्य संख्या नहीं के परिणाम लेने हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या नहीं के अनुकूल परिणाम कौन से होंगे? जो अभाज्य संख्या नहीं हो तो 1, 4 और 6। ठीक है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं के अनुकूल परिणाम कौन कौन से हो गए? यहाँ पर 1, 4 और 6 निम्न है। ठीक है, तो ये हो गए एक अभाज्य संख्या नहीं के अनुकूल परिणाम। आ रहा है समझ में? चलिए अब इसका करते हैं हम दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट का पहला ए क्या पूछ रखा है? 5 से बड़ी एक संख्या, तो मतलब 5 से बड़ी एक संख्या होने के अनुकूल परिणाम। तो इस पासे में 1 से लेकर 6 तक संख्या अंकित है और हमें किसके परिणाम बताने? अनुकूल परिणाम, यानी 5 से बड़ी संख्या। तो 5 से बड़ी संख्या तो इसमें एक ही है, जो क्या है? 6। 6 क्या है? 5 से बड़ी, तो एक ही संख्या है 6। तो आप क्या लिखोगे इसके पहले पार्ट का उत्तर है कि 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं? केवल 6 है, 6 ही है। ठीक है, बी पार्ट इसका। तो बी पार्ट में क्या पूछ रखा है? 5 से बड़ी संख्या नहीं के अनुकूल परिणाम। 5 से बड़ी संख्या नहीं मतलब 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 5 से बड़ी संख्या नहीं के, 5 से बड़ी संख्या नहीं मतलब 5 से बड़ी संख्या को छोड़ दो और 5 तक की संख्याएं सभी काउंटिंग कर लो आप। ठीक है, 5 की संख्या भी आएगी, 5 भी आएगा उसमें, 5 से बड़ी संख्या छोड़नी है हमें खाली, न कि 5। आया समझ में? क्वेश्चन क्या कहता है? 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, बट 5 आपको साथ में ही रखना है, न कि 5 को छोड़ दो आप। तो कितनी कौन कौन सी संख्याएं हो गई? आप क्या लिखोगे? 5 से बड़ी संख्या नहीं के अनुकूल परिणाम। पांच से बड़ी संख्या नहीं के, तो 5 से बड़ी संख्या क्या है? 6, तो 6 को आप छोड़ दो। 6 के अलावा कौन कौन सी बच गई? 1, 2, 3, 4 और 5 है। तो मतलब 1 से 5 तक की संख्या काउंटिंग में आएगी। ओके, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ज्ञात कीजिए। 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, ए, बी और सी। तो ए पार्ट क्या है कि प्रश्न 1 ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। जो हमने पहला क्वेश्चन
आप लोगों को याद होगा पहला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार का था। पहले क्वेश्चन में हमें एक पहिया दे रखा था, ठीक है, इस प्रकार का एक पहिया दे रखा था और उस पर क्या अंकित किया हुआ था, उस पहिए पर अंकित किया हुआ था ए, 2 बार ए, फिर बी, फिर सी और डी। दो बार ए, उसके बाद बी और सी और डी, ठीक है, ये पहिए पर अंकित किए हुए थे, ठीक है। तो प्रश्न 1 का जो ए पार्ट है उसमें सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता, तो मतलब जो ये जो सुई है सूचक डी पर रुक गया, ठीक है, तो डी पर रुकने की हमें क्या बतानी है, यहाँ पर प्रायिकता बतानी है। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको बताया है प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे होता है कुल परिणाम, ठीक है, या अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ये होता है प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो अनुकूल परिणाम कौन से होते हैं और कुल परिणाम कौन से होते हैं। अनुकूल परिणाम तो होते हैं जिनकी संभावना, मतलब अब हमें पूछ लिया इस क्वेश्चन में कि सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता, तो ये तो हो गया अनुकूल परिणाम। डी पर रुकने की जो प्रायिकता है, मतलब सूचक के डी पर रुकने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, यहाँ पर एक ही है क्योंकि डी एक ही बार है, तो ये तो हो गया इसका अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम क्या होता है, जो टोटल कितना है, तो यहाँ पर कितने अक्षर अंकित किए हुए हैं, 1 2 3 4 और 5, तो इसका मतलब कुल परिणाम क्या हो गए यहाँ पर 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका ए पार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि घटना के अनुकूल परिणाम, मतलब हमने इस पहिए को घुमा दिया और ये क्या है, सूचक डी पर रुकता है, ठीक है, तो डी पर रुकने की हमें प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा कि घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम या फिर सूचक के डी पर रुकने के परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम लिख दो आप, ठीक है, अनुकूल परिणाम। तो घटना के अनुकूल परिणाम क्या होंगे कि घटना के अनुकूल परिणाम, मतलब हमें पूछ रखा है कि सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। अब सूचक डी पर रुकेगा तो डी पर रुकने की हमें प्रायिकता बतानी है, तो डी पर कितनी बार रुक सकता है, डी तो एक ही बार है। ये जो पूरे जितने भी अक्षर है यहाँ पर अंकित किए हुए हैं उनमें क्या है, डी एक ही बार है, एक ही बार है डी, तो अनुकूल परिणाम क्या होंगे, एक ही होगा, ठीक है। तो घटना के अनुकूल परिणाम क्या आएगा, यहाँ पर एक आएगा, आया समझ में। अब लिखना है कुल परिणाम, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितने होंगे, कुल कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5 अक्षर अंकित किए हुए, ठीक है, ABCD के 5 अक्षर अंकित है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कुल परिणाम कितना आएगा, 5 आएगा, आया समझ में। अब आपको लिखना है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमें क्या ज्ञात करना है, सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता, तो आप लिखोगे डी पर रुकने की प्रायिकता। प्रायिकता को किससे लिखते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं प्रायिकता को, ठीक है। तो सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता फॉर्मूला क्या होगा, घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे होगा कुल परिणाम। ये होता है प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला, आया समझ में आप लोगों को। तो प्रायिकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से, तो P बराबर घटना के अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 है, मतलब D पर अंकित सूचक के D पर रुकने की प्रायिकता, तो सूचक D पर एक ही बार रुक सकता है क्योंकि एक ही बार है इसमें D, तो एक ही बार रुकेगा। तो घटना के अनुकूल परिणाम क्या हो गए, 1 बटे में तो कुल ही आना है, ठीक है, कुल परिणाम कितने हैं यहाँ पर 5, तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई यहाँ पर 1/5। ओके, तो ये हो गया इसका पहला पार्ट, आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए तो अब करते हैं हम इसका बी पार्ट।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप लोगों को पत्तों के बारे में डिटेल से पता होना चाहिए, ठीक है। तो पत्ते कितने होते हैं, एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी। तो मतलब ताश की जो गड्डी होती है उसमें कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो 52 पत्ते कौन कौन से होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। जो 52 पत्ते होते हैं उनमें क्या होता है, जो 13 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते किसके होते हैं, 13 पत्ते होते हैं यहाँ पर पान के, और पान का निशान होता है, इस प्रकार का निशान होता है कुछ, ठीक है। ये क्या होता है, पान के पत्ते होते हैं 13, ठीक है। और फिर 13 पत्ते होते हैं ईंट के। अब ईंट का पत्ता जो होता है उस पर ये निशान होता है इस प्रकार का, ये पत्ता होता है ईंट का। फिर होते हैं 13 पत्ते होते हैं यहाँ पर हुकुम के। हुकुम का जो पत्ता होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, पत्ते के आकार का होता है, ठीक है। ये होता है हुकुम का पत्ता, हुकुम। फिर 13 पत्ते होते हैं चीड़ी के। चीड़ी का जो पत्ता होता है वो किस प्रकार का होता है, ये होता है चीड़ी का पत्ता। तो टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। अब 13 पत्ते होते हैं पान के, जिन पर इस प्रकार की आकृति आकार होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है, पान का पत्ता होता है। तो 13 पत्ते पान के होते हैं, 13 पत्ते ईंट के होते हैं, जिन पर ये ईंट, ठीक है, ईंट का जो ये है इस प्रकार का निशान बना होता है, ठीक है। 13 पत्ते हुकुम के होते हैं और 13 ही पत्ते चीड़ी के होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों के गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कर। अब जो इक्का है, अब सभी में एक एक इक्का सभी में होगा, ठीक है। एक इक्का इसमें भी होगा, एक इक्का इसमें भी होगा, एक इक्का इसमें, एक इक्का इसमें, सभी में एक एक इक्का होगा, ठीक है। अब आप लोगों को पत्तों के बारे में मोटा मोटी थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है, कि पत्ते कितने होते हैं। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 13 पान के होते हैं, 13 ईंट, 13 चीड़ी, 13 हुकुम, ठीक है। सभी में जो इक्का पूछ रखा है तो सभी में होगा इक्का। तो अब एक इक्का तो पान का हो गया, ठीक है, एक इक्का किसका हो गया, ईंट का हो गया, और एक इक्का हुकुम का हो गया, और एक इक्का चीड़ी का हो गया। तो इक्के कितने हो गए, 4 इक्के हो गए। 52 जो 52 ताशों की एक गड्डी है जो ताश की, उसमें 52 पत्ते हैं, ठीक है। और उनमें से 13 पत्ते इस प्रकार, ठीक है, 13 पान के, 13 ईंट के, इस प्रकार 13 पत्ते हैं, ठीक है, अलग अलग। तो जो इन 13 पत्ते हैं उनमें सभी में एक इक्का जरूर है, ठीक है। तो ये इक्का पान का है, ये ईंट का, एक हुकुम का, एक चीड़ी का, तो सभी में एक एक पत्ता होगा इक्के का। तो कितने पत्ते हो गए इक्के के, 4 पत्ते हो गए। तो इस प्रकार आपको पत्तों के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 52 ताशों की एक गड्डी है उसमें से इक्का बताना है हमें। तो इक्के कितने हो गए, 4 इक्के हो गए ताश की गड्डी में, 4 इक्के हो गए। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4 हो गए। तो अब आप क्या लिखोगे कि घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम। तो यहाँ पर घटना के अनुकूल परिणाम हमने कितने निकाले अभी, 4। अनुकूल परिणाम 4 है। कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं हमें दे ही रखा है कि जो ताश की ये गड्डी है उसमें कुल कितने पत्ते हैं, 52 हैं। तो कुल परिणाम कितने होंगे, 52 होंगे। अब हमें यहाँ पर लगाना है फॉर्मूला, ठीक है, कि एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता। प्रायिकता को किससे लिखेंगे, P से। तो फॉर्मूला क्या होगा, घटना के अनुकूल परिणाम,
घटना के अनुकूल परिणाम बटे होगा कुल परिणाम। ठीक है, तो घटना के अनुकूल परिणाम हमने कितने निकाले? 4। ठीक है, कि इक्का तो पान का भी होगा, हुकुम का होगा, चीड़ी का, ईंट का। ठीक है, तो कितने हो गए? 4। तो अनुकूल परिणाम 4 हो गए, बटे कुल परिणाम कितना है यहाँ पर? 52 है। अब जो कट रहा है तो आप इसको काट दो। ठीक है, कितनी बार कटेगा 4 से? 13 बार। तो ये हो गया 1/13। तो इस प्रकार करने हैं प्रायिकता वाले क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो ये हो गया इसका बी पार्ट। अब करते हैं हम इसका सी पार्ट। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो सी पार्ट में हमें क्या पूछ रखा है कि एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी गई आकृति से देखिए। अब हमें ये आकृति दी गई है, अब इसको आप ध्यान से देखना। इस पर जी लिखा है और एक आर लिखा है, तो जी मतलब ग्रीन होगा, आर मतलब रेड है। तो हमें किसकी प्रायिकता बतानी है कि एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। तो मतलब रेड कितने हैं? 1 2 3 4, 4 बार आर लिखा हुआ है, इसका मतलब रेड है, ये लाल है। ठीक है, और ग्रीन। अब ये 4 तो हो गए अनुकूल परिणाम। हमें पूछा लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, तो लाल सेब कितने हैं? 1 2 3 और 4 है। तो ये 4 क्या हो गए यहाँ पर? अनुकूल परिणाम। 4 ही है अनुकूल परिणाम, और जो बचे हैं अब इन सभी को जोड़ेंगे हम। कुल परिणाम कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 7, और अनुकूल परिणाम हो गए यहाँ पर 4। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? हमें किसकी? लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो जितने लाल सेब है वही क्या है? अनुकूल परिणाम है। तो लाल सेब कितने यहाँ पर? 4 है, तो लिख दो 4। घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4। तो कुल परिणाम जितने टोटल है वो लिख दो आप, कितने हैं यहाँ पर सेब? तो सेबों की संख्या कितनी है? 7 है। टोटल 7 सेब है इसमें, तो ये 7 क्या हो गए? कुल परिणाम हो गए। अब आप फॉर्मूला लिखो, जितनी भी बार क्वेश्चन करोगे आपको प्रायिकता का फॉर्मूला जरूर लिखना है। ठीक है, तो हमें किसका बताना है? लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है। तो आप लिखोगे कि लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता को किससे लिखेंगे हम? P से। फॉर्मूला क्या होगा? घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4 है अनुकूल परिणाम, तो 4 लिख दो, बटे कुल परिणाम 7 है, तो 7 लिख दो। ये हो गई इसकी प्रायिकता। आया समझ में? तो इस प्रकार आपको करना है ये प्रायिकता वाले क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल भी आसान है, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।